तो वेलकम बैक साथियों। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति पर। संविधान में राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 53 में है और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा प्रशासन का संचालन कराएगा। यानी कि अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। कार्य करेगा के स्थान पर पहले जो मूल संविधान था उसमें लिखा गया था कि कार्य कर सकेगा। और जैसे कि उस समय यानी कि जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा था कि भाई हर स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो फिर क्या किया गया कि 42वें संशोधन 1976 के द्वारा कार्य करेगा के स्थान पर कार्य कर सकेगा के स्थान पर कार्य करेगा शब्द जोड़ दिया गया। ठीक है, तो अब स्थिति यह है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अब राष्ट्रपतियों की शक्ति की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास संसद को आहूत करने, अभिभाषण, सत्रावसान तथा लोकसभा को विघटित करने की शक्ति है। कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक करवा सकता है। वहां पर संयुक्त रूप से राष्ट्रपति भाषण देता है। हालांकि जो ये भाषण होता है ये मंत्रिपरिषद के द्वारा लिखा गया होता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति को सत्रावसान तथा लोकसभा को विघटित करने की शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है। सत्रावसान का मतलब होता है कि सदन के दो सत्रों के बीच जो समय बचता है उसे सत्रावसान कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र होते हैं और इन सत्रों के बीच में जो समय होता है उसे सत्रावसान का समय कहा जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की अगली शक्ति की। देखिए, जो राष्ट्रपति हैं वो जब तक किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं वहां विधेयक कानून का रूप नहीं ले पाता। यानी कि जब कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाता है तो उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तब वह विधेयक कानून का रूप लेता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के पास ऐसे में 3 स्थितियां हो सकती हैं। जैसे राष्ट्रपति या तो हस्ताक्षर कर दे। यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो विधेयक कानून बन जाएगा, जैसे कि पहले कहा। लेकिन यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना करे, ऐसी भी स्थिति होती है, यानी कि राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर ना करने यानी कि विधारित करने का भी अधिकार होता है। इसके साथ ही एक तीसरी स्थिति भी होती है कि राष्ट्रपति चाहे तो संसद के पास उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कोई साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन के पास जा सकता है। साधारण बहुमत से वह पास होता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास 3 स्थितियां इसमें हो सकती हैं। एक तो ये कि हस्ताक्षर कर देगा तो ठीक, जो विधेयक है वो कानून बन जाएगा। दूसरा, हस्ताक्षर को विधारित कर सकेगा, यानी कि वो मना भी कर सकता है।
और तीसरी स्थिति जो मैंने आपको बताई कि यदि वहां पुनर्विचार के लिए वापस संसद को दे देता है और संसद फिर उसे साधारण बहुमत से पास कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में यदि पुनः विधेयक राष्ट्रपति जी के पास आता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। अब वो उस पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकते। किसी प्रस्ताव को मना करने से संबंधित कुछ अधिकार होते हैं राष्ट्रपति के पास, जिन्हें हम वीटो पावर कहते हैं। यहाँ पर हम विश्व के सभी वीटो पावर्स की बात हम कर रहे हैं। जैसे एक वीटो पावर होता है आत्यांतिक वीटो। इसका मतलब है कि जब कोई विधेयक संसद में पारित होता है तो और वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास आत्यांतिक शक्ति होती है कि वो उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दे। विश्व में ये ब्रिटेन के राजा रानी के पास था ये अधिकार, इसे कहा जाता है आत्यांतिक वीटो। एक वीटो होता है विशेषित वीटो। संसद से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति जी के पास गया और राष्ट्रपति उस विधेयक से सहमत न हो तो वो 10 दिन के अंदर उस विधेयक को क्या करते हैं, संसद के पास लौटा देते हैं। और संसद अगर इस बार 2/3, जिसे हम विशेष बहुमत कहते हैं, 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। और ये जो वीटो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो अभी हमने 2 वीटो की बात की। एक तो आत्यांतिक वीटो है जिस पर राष्ट्रपति जी को बिल्कुल हस्ताक्षर ना करने के अधिकार है कि वो ना करें हस्ताक्षर, और एक दूसरा वीटो है विशेषित वीटो, जिसमें राष्ट्रपति 10 दिन के भीतर वापस संसद को लौटाते हैं और संसद अगर उसे 2/3 से पारित कर देती है बहुमत से तो राष्ट्रपति जी को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। तीसरा वीटो है निलंबनकारी वीटो। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति जी के पास गया और राष्ट्रपति जी सहमत नहीं है उससे, तो राष्ट्रपति उसे संसद को बिना विचार के लिए लौटा सकते हैं। संसद उसे जो विधेयक है उसे दोबारा साधारण बहुमत से पारित अगर कर दें तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। जैसे राष्ट्रपति जी की शक्ति के बारे में हमने आपको इस अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति जी के पास आता है और राष्ट्रपति जी उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं और उस साधारण बहुमत से संसद उसे फिर से पास करके राष्ट्रपति जी को हस्ताक्षर करने के लिए दे देती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। इस वीटो को कहा जाता है निलंबनकारी वीटो। ये विश्व में फ्रांस के राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। चौथा वीटो है जेवी वीटो। जेवी यानी कि पॉकेट वीटो। जब कोई जो विधेयक है पारित होने के बाद यानी कि संसद से पारित हुआ, राष्ट्रपति जी के पास गया, अब राष्ट्रपति ना तो उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं ना हस्ताक्षर करने से मना कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने उसको रख लिया अपने पास। यानी कि राष्ट्रपति जी ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। तो इसे कहा जाता है जेवी या पॉकेट वीटो। और ये जो वीटो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को इनमें से कौन कौन से वीटो प्राप्त हैं? देखिए, भारत के राष्ट्रपति को इसमें से आत्यांतिक वीटो प्राप्त है, यानी कि हस्ताक्षर करने से मना ही कर दे। दूसरा निलंबनकारी वीटो प्राप्त है, जिसमें हमने बताया कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार अगर संसद उसमें करती है, साधारण बहुमत से पास करती है, तो राष्ट्रपति जी को वापस हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं, बाध्यकारी होता है। फिर ये तीसरा वीटो जो भारत के राष्ट्रपति जी को प्राप्त है वो है जेवी यानी कि पॉकेट वीटो, यानी कि राष्ट्रपति कोई जवाब ही ना दे, है ना, उसको अपने पास रख ले। इससे संबंधित एक विधेयक जो डाक विधेयक जिसे कहा जाता है, 1986 में जो राष्ट्रपति थे हमारे ज्ञानी जेल सिंह, उन्होंने
डाक विधेयक पर पॉकेट वीटो का ही इस्तेमाल किया था, यानी कि उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये डाक विधेयक आखिर था क्या। देखिए, ये एक ऐसा विधेयक था जिसने बिल्कुल देश में बहुत चर्चाएं बटोरी, बहुत बवाल सा इस पे मच गया था। ये डाक विधेयक 1986 में लाया गया और इसमें यहाँ था कि सरकार किसी की चिट्ठियाँ, टेलीफोन या जो कॉल वगैरह हैं उनको सुन सकती है, चिट्ठियों को पढ़ सकती हैं, ऐसा इस विधेयक में था। देखिए, 1986 से पहले भी ये कानून था, अंग्रेजों के समय 1890 में, 1890 से ये कानून चल रहा था। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना सरकार चाह रही थी क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया था। अब टेलीफोन भी आ गए थे, है ना, अन्य चीज़ें भी आ गई थी संचार की। तो ऐसे में सरकार इसे ला रही थी। इसमें सरकार क्या कर सकती थी कि आपकी चिट्ठियों को रोक सकती थी, खोल सकती थी, टेलीग्राम भी पढ़ सकती थी, और ज़रूरत पड़ी तो आपके जो टेलीफोन थे उनको सुन सकती थी। सरकार ने कहा कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और जो हमारी जो अपराधी हैं उनको रोकने के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन इस पर जैसे कि हमने बताया कि उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर दिया था और विपक्ष का दबाव भी था, तो यहाँ विधेयक पारित नहीं हो सका। लेकिन आगे इस पर बहुत से कानून बनाए गए, कुल मिलाकर के ये जैसे तैसे करके ये पारित हुआ। मतलब जैसे टेलीग्राफ कानूनों में संशोधन किया गया, आईटी एक्ट 2000 लाया गया, टेलीकॉम सर्विलांस के नियम बदले गए, है ना, अलग अलग नियम बनाए गए धीरे धीरे करके। इसी तरह से एक लाभ का विधेयक था जिस पर उस समय के जो राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल किया था। हालांकि जैसे कि आपको पता है कि निलंबनकारी वीटो में पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है। संसद ने उस समय इसे दोबारा से साधारण बहुमत से पास किया, राष्ट्रपति जी के पास भेजा और अब उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्होंने उस पर उस समय साइन कर दिए थे बाद में वीटो इस्तेमाल करने के बाद, निलंबनकारी वीटो। अब देखिए, राष्ट्रपति जी के पास एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है अनुच्छेद 123 के तहत। क्या होता है यह अध्यादेश? मान लीजिए कि सत्रावसान का समय है, यानी कि संसद सत्र में है ही नहीं, कोई भी सत्र नहीं चल रहा, यह स्थिति ऐसी है कि संसद सत्र में आ ही नहीं सकती, बैठक ही नहीं बुलाई जा सकती है। तो ऐसे में यदि कोई नियम बनाना बहुत जरूरी है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके उस नियम को बना सकते हैं। ऐसा नियम संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक रहता है और अधिक से अधिक ये जो नियम है, यानी कि जो अध्यादेश है, ये 6 सप्ताह प्लस 6 माह, यानी कि 6 माह प्लस 6 सप्ताह तक रहता है अधिकतम अध्यादेश। तो अध्यादेश जो है 123 में है। संसद में राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि संसद में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा सांसद जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी अपनी ओर से संसद में सदस्यों को रख सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर नाम दे सकता है, यानी कि मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। पहले राष्ट्रपति 2 सदस्यों को, जो कि एंग्लो इंडियन होते थे, लोकसभा में भी नियुक्त कर सकता था, किंतु 104 में एक संशोधन किया गया जिसके तहत इस प्रावधान को हटा दिया गया। ये जो संशोधन है 25 जनवरी 2020 से लागू है, यानी कि अब राष्ट्रपति कुल मिलाकर के लोकसभा में किसी को मनोनीत नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के पास
लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की भी शक्ति होती है अनुच्छेद 108 के तहत। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में होगी और राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा प्रशासन का संचालन करेंगे। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का जहां तक विस्तार होता है उन सभी मामलों में प्रशासन का संचालन राष्ट्रपति के नाम से ही होता है और इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा अनेक नियुक्तियां की जाती हैं तथा उनमें से अधिकांश राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति है। अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यह अनुच्छेद 75 में है, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा और राष्ट्रपति अब प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी कि मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75(2) में कहा गया है कि मंत्री व्यक्तिशः राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी कि अनुच्छेद 1 में तो ये कहा गया है कि भाई अनुच्छेद 75(1) में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 75(1). 75(2) में कहा गया है कि जो मंत्री हैं वो व्यक्तिशः किसके प्रति उत्तरदायी हैं? राष्ट्रपति के। और 75(3) में कहा गया है जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रपति हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग जिन्हें कहा जाता है उनकी नियुक्ति करता है। इन चारों को केवल साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर किसी सदन में आरोप लाया जाता है और अगर संसद 2/3 तथा कुल सदस्य संख्या के बहुमत से इसे पारित कर देती है तो राष्ट्रपति इन्हें पद से भी हटा सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं इनकी नियुक्ति करता है। अब इन्हें हटाया कैसे जाएगा? साबित कदाचार हो या असमर्थता हो, ये दो आधार हैं। इनके बेस पर संसद में किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, फिर दोनों सदनों से वो पारित किया जाता है। कैसे? 2/3 तथा कुल सदस्य संख्या के बहुमत से ये पारित किया जाएगा, जिसे विशेष बहुमत कहा जाता है। उससे इसे पारित किया जाता है और राष्ट्रपति अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उनको पद से हटा देंगे। तो इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 124(4) में है। इसके अलावा राष्ट्रपति जी के पास सैन्य शक्ति भी होती है 53(2) में। यानी कि इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति तीनों जो सेनाएं हैं उनका प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को ही युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा और युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी के पास ही है। राष्ट्रपति जी के पास एक और विशेष शक्ति होती है अनुच्छेद 72 के तहत, क्षमादान की शक्ति। कोई भी जो न्यायालय है या कोई मानवीय त्रुटि हो जाए और ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को सज़ा मिलती है और वह क्षमादान के लिए राष्ट्रपति जी के पास याचिका करता है तो राष्ट्रपति जी उसकी सज़ा को या तो कम कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं
या पूरी तरह से समाप्त भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जी के पास ये अधिकार होता है। यहाँ तक कि जो सेना के जो न्यायालय होते हैं वहाँ भी अगर किसी को मृत्युदंड प्राप्त हुआ है तो राष्ट्रपति जी को यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति जी उसको भी क्षमा दान दे सकते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जी को सलाह मांगने का भी अधिकार है। किससे मांगेंगे राष्ट्रपति जी सलाह? राष्ट्रपति जी को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने का अधिकार है यदि कोई संवैधानिक संकट हो गया। अब ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। राष्ट्रपति जी उनकी सलाह को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 143 खंड 2 के तहत अगर राष्ट्रपति जी सलाह मांगते हैं तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देनी होगी और राष्ट्रपति जी को भी मानना होगा। तो यानी कि अगर अनुच्छेद 143 के तहत सलाह मांगी गई है तो सलाह दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती। सलाह दी गई तो राष्ट्रपति जी मानने को बाध्य नहीं होंगे। लेकिन अगर खंड 2 के तहत मांगी जाती है 143 के, तो राष्ट्रपति जी मानने के लिए बाध्य भी होंगे और न्यायालय सलाह देने के लिए भी बाध्य होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति जी के पास कुछ आपातकालीन शक्तियां भी होती हैं। यानी कि राष्ट्रपति जी के पास अधिकार होता है कि वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सके। अनुच्छेद 352 के तहत, 356 के तहत राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, सरकार नहीं चल पा रही है, व्यवस्था नहीं चल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है अनुच्छेद 356 के तहत। और ऐसे ही वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। तो जो ये आपातकाल है इन पर हम अलग से बात करेंगे जब ये टॉपिक आएगा। राष्ट्रपति के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं। अब देखिए अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति जी शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति जी की शपथ है और उसके अंतर्गत वो संविधान के संरक्षण, परिरक्षण तथा प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। जन कल्याण तथा समाज सेवा यानी कि जन सेवा की शपथ लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं इसी अनुच्छेद के तहत। यानी कि क्योंकि वो उस चीज़ की शपथ ले रहे हैं तो वो उस चीज़ को बचाने के लिए अगर ऐसा कोई संकट आता है तो वो कोई निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा यदि लोकसभा में किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, जैसे कि होता ही है अक्सर, हालांकि अभी तो काफ़ी समय से बहुमत की सरकार चल रही है, अगर केंद्र में किसी को बहुमत नहीं मिला जैसे कि पहले होता था अक्सर, तो ऐसे में क्या होता था, गठबंधन की सरकार बनती थी। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति चाहें तो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं जिसको वो ये समझें कि ये लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर सकता है, वो उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि मंत्री परिषद द्वारा कोई भी विधेयक या प्रशासनिक या वित्तीय अगर कोई निर्णय लिया गया है, कोई विधायी निर्णय लिया गया है, प्रशासनिक निर्णय लिया गया है या वित्तीय निर्णय कुछ लिया गया है, तो राष्ट्रपति को अवगत कराए। कौन? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हर निर्णय के बारे में अवगत कराएगा। यह अनुच्छेद 78 में कहा गया है। या राष्ट्रपति जी चाहें तो किसी भी संबंध में, इनमें से किसी भी संबंध में प्रधानमंत्री जी से जानकारी ले सकते हैं और प्रधानमंत्री जी का दायित्व होगा कि वो उन्हें पूर्ण रूप से उसकी जानकारी दी। यदि किसी मंत्री ने व्यक्तिगत स्तर पर कोई फैसला ले लिया है, जैसे मान लीजिए कोई किसी चीज़ का मंत्री है और उसने उस विभाग में कोई फैसला ले लिया है, तो उसे भी राष्ट्रपति जी अपने समक्ष मतलब बुला सकते हैं और
अगर उस फैसले पर मंत्रिपरिषद में चर्चा नहीं हुई है तो वो मंत्रिपरिषद में भी उस पर चर्चा करवा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पूर्ण रूप से राष्ट्रपति जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है कि संविधान में उनके लिए क्या क्या प्रावधान है और राष्ट्रपति जी का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। धन्यवाद।